मैं सुमति कुमारी आज सेमेस्टर 1 के मगध राज्य का उत्कर्ष के क्या कारण थे वर्णन करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व की भारत में एक विशेषता आर्थिक संपन्नता और बड़े नगरों का निर्माण था और भारतीय सभ्यता धीरे धीरे ग्राम सभ्यता से नगर सभ्यता की ओर अग्रसर हो रही थी। देखते हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व में भारत में एक विशेषता थी कि आर्थिक संपन्नता पूरा बढ़ती जा रही थी, आर्थिक संपन्नता बढ़ती जा रही थी और नए नए नगरों का उदय हो रहा था। और देखते हैं कि हम लोग सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और धीरे धीरे वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता से होते होते दूसरी बार फिर से नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ते जा रही थी। अर्थात छठी सदी ईसा पूर्व में दूसरी बार नगरीय सभ्यता का उदय होता है। हम लोग को पता है कि वैदिक जो सभ्यता है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच है और यह ग्रामीण सभ्यता था, लेकिन छठी ईसा पूर्व से इधर का जो समय है वह नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा था। शक्तिशाली सम्राटों ने जब बड़े राज्यों का निर्माण करने में सफलता पाई तब बड़े नगरों का निर्माण भी हुआ, जिसमें 16 महाजनपद प्रमुख थे। देखते हैं कि जो शक्तिशाली सम्राट लोग थे वे बड़े बड़े राज्यों का निर्माण करने में सफलता पाई, तब बड़े बड़े नगरों का भी निर्माण हुआ, जिसमें 16 महाजनपद प्रमुख थे, जिसमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस प्रकार मगध राज्य का उत्कर्ष या उत्थान के निम्न कारण प्रमुख थे, जो निम्न है। हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या कारण था कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था और उसका उत्थान का क्या कारण था, आखिर वह आगे कैसे बढ़ा। तो हम देखते हैं कि क्या कारण थे। उसमें देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति, मगध राज्य की राजधानियाँ राजगिरा जो मगध राज्य की जो राजधानियाँ में सबसे पहला जो राजधानी थी राजगिरा, जो 5 पहाड़ियों से घिरा था, तथा पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित था, जिसमें बाहरी आक्रमण से मगध सुरक्षित था और मगध लगातार आगे बढ़ता गया। जो हम देखते हैं कि मगध राज्य का जो पहला राजधानी था जिसने बिंबिसार ने बनाया था पहला राजधानी, वह था राजगिरा। यह भी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरी राजधानी का जो निर्माण करवाया था अजातशत्रु, लेकिन वहाँ पे जो राजधानी ले गया था पाटलिपुत्र, वह था उदयन। यह भी जो पाटलिपुत्र था यानी पटना, आज वर्तमान में पटना, वह गंगा एवं सोन नदी के संगम पर था, जिसके कारण बाहरी आक्रमण नहीं हो पाती थी और मगध साम्राज्य सुरक्षित था और मगध साम्राज्य आगे बढ़ते गया। दूसरा कारण में देखते हैं कि मगध का उत्थान कैसे हुआ। तो देखते हैं दूसरा कारण में लोहे का भंडार। तो मगध राज्य के आसपास लोहे के भंडार थे, जिससे लोहे का ज्ञान हो गया था और लोहे का प्रयोग कृषि के लिए किया जाने लगा था। यानी कि मगध साम्राज्य के आसपास लोहे का भंडार था और हम लोग को पता है कि 1000 ईसा पूर्व में लोहा की खोज अंतरंजी नामक स्थान से प्राप्त होती है। और जब लोहा का लोग प्रयोग की जानकारी हो गया, लोहा के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हो गया लोगों के कि लोहा से क्या फ़ायदा है, तो लोहे से कृषि के लिए भी किया जाने लगा इसका प्रयोग। यानी कि लोहा से कृषि के लिए औजार बनने लगा, यानी खेती करने के लिए लोहे का फाल, हल जो होता है ये सब बनना शुरू किया और कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो गया। यानी उससे भूमि की जुताई गहरी होने लगा और कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि पहले लोग लकड़ी आदि से हल देते थे, लेकिन जब लोहे के औजार फाल का निर्माण हुआ तो उससे भूमि गहरी तक खुदाई होने लगा। उसके बाद उत्पादन में भी वृद्धि हुई। बहुत से स्थानों पर वर्ष में 2 बार फसलों के स्थान पर 3 फसलें भी उगाई जाने लगी। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी। दूसरी तरफ देखते हैं कि राजा महाराजा लोहे से युद्ध के लिए हथियार बनाने लगे थे, जो मगध राज्य के उत्कर्ष का प्रमुख कारण बना। यानी कि लोहा का प्रयोग से 2 फायदा हुआ। पहला फायदा हुआ कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि लोहे के औजार किसान लोग कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग करने लगे। और दूसरा हुआ कि राजा महाराजे लोग लोहा से हथियार बनाने लगे, जो इन लोग को युद्ध में काम होता था। आगे तीसरा कारण में देखते हैं कि जंगलों से हाथी मिलना। मगध के आसपास जंगलों से राजाओं को युद्ध के लिए
हाथी मिलते थे, जिससे सेना की मजबूती मिलती थी और मगध का जीत होता था। यानी कि जंगल से हाथी, आसपास के जंगलों से हाथी मिला। और उस समय जो राजा महाराजा होते थे वे हाथी घोड़ा से युद्ध करते थे, और हाथी को प्राप्त होने से राजाओं को सेना में मजबूती मिलती थी और मगध का जीत होता था। अगला कारण में देखते हैं आर्थिक समृद्धि। मगधराज की भूमि बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, क्योंकि गंगा एवं सोन नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती थी। इसके अलावे इन नदियों से सिंचाई भी की जाती थी, जिससे कृषि के उत्पादन में अधिक मात्रा में होने लगा। यानी कि आर्थिक समृद्धि में देखते हैं कि गंगा एवं सोन नदी से लाई गई मिट्टी जो बहाकर आती थी वह उपजाऊ मिट्टी होती थी, उसमें उत्पादन भी अधिक होती थी और इन्हीं नदियों से सिंचाई भी किया जाता था, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई मगध में, और उत्पादन में वृद्धि होने से आर्थिक संपन्नता भी बढ़ी। आगे कारण में देखते हैं कि मगध व्यापारिक मार्गों के केंद्र में होना, यानी जो मगध था व्यापारिक मार्गों के बीच में स्थित था। आर्थिक संपन्नता के कारण उत्तर प्रदेश एवं बिहार में अनेक नगरों का उदय हुआ। इस समय चंपा, कौशाम्बी, राजगृह, श्रावस्ती, उज्जैनी, वैशाली, कम्बोज, कौशल, वाराणसी और पाटलिपुत्र प्रमुख नगर थे, जहां व्यापार व्यवसाय बहुत तेज गति से चली। यह सब नगर व्यापार व्यवसाय का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ औद्योगिक विकास के स्थल भी थे, तथा मगध इन नगरों के केंद्र यानी मध्य बीच में था और व्यापार व्यवसाय विकसित अवस्था में था, जिससे मगध राज तीव्र गति से विकसित होते गए। यानी कि मगध व्यापारिक मार्गों के बीच में स्थित था और मगध से भी व्यापार व्यवसाय बहुत विकसित अवस्था में था, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष का प्रमुख कारण बना। आगे कारण देखते हैं कि मुद्रा प्रणाली का उदय। इसी समय मुद्रा प्रणाली की भी शुरुआत होने से बहुत से विनिमय प्रणाली के द्वारा होने वाली व्यापार व्यवसाय में कठिनाइयों को दूर किया। हम लोग देखते हैं कि जिस समय मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, उसके पहले लोग वस्तु के माध्यम से अदला बदली करके आगे, अगर जैसे कि मेरे पास धान है और किसी के पास गेहूँ है और हमको गेहूँ चाहिए और उसको धान चाहिए, तो अदला बदली करके लोग व्यापार व्यवसाय करते थे। लेकिन जब मुद्रा प्रणाली आई तो व्यापार व्यवसाय में सुलभ हुआ, आसानी से लोग व्यापार व्यवसाय करने लगे और चांदी तथा अन्य धातुओं के सिक्के भी प्रचलित हुई, जिससे व्यापार व्यवसाय बहुत तेज गति से बढ़ी और मगध आगे बढ़ता गया। अब देखते हैं अगला कारण में क्या कारण था कि मगध शक्तिशाली बना। तो शक्तिशाली शासकों का भी होना, यानी कि किसी भी राज्य के लिए वहाँ का नेतृत्वकर्ता शासक का शक्तिशाली होना आवश्यक है। अगर शासक नेतृत्वकर्ता ही कमज़ोर हो तो वह राज्य कभी विकसित नहीं हो सकता है। तो देखते हैं कि जो मगध के जो राजा थे वे बहुत शक्तिशाली शासक थे। जो भी नेतृत्व किए सभी ही नेतृत्वकर्ता बहुत ही दूरदर्शी थे। उसमें देखते हैं कि पहला बिंबिसार है, जो मगध राज्य का जो संस्थापक है वे बिंबिसार है। मगध साम्राज्य के उत्थान उदय में मगध के महत्वाकांक्षी एवं शक्तिशाली शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मगध के इतिहास में प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक भी था, इन्हीं के समय में मगध का उत्थान होना शुरू हुआ। हम देखते हैं कि जो मगध राज का जो संस्थापक जो बिंबिसार है वह हर्यक वंश से संबंधित थे। यानी कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश से संबंधित थे। तो उनके समय में विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ और उन्हीं के समय से मगध का उत्कर्ष होना शुरू हो गया। यह कूटनीतिक और दूरदर्शी शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल के साथ पहला विवाह किए। दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ किए। तीसरा विवाह भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। यानी कि जो बिंबिसार थे बहुत ही दूरदर्शी एवं कूटनीतिक शासक थे। उन्हें आसपास के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए या तो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 3 विवाह किए थे। पहला जो विवाह किए थे वह कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकौशल, उससे विवाह किए थे और विवाह के दौरान इन्हें काशी का राज दहेज के रूप में मिला था। दूसरा विवाह उन्हें अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिच्छवी गणराज्य के जो शासक चेतक की पुत्री चेलना से किए थे। और तीसरा विवाह
भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से किए थे ताकि हमारा मगध साम्राज्य में शांति व्यवस्था बने रहे और हम आगे बढ़ते रहे। देखते हैं कि साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अवंती महाजनपद के राजा परघोत के साथ मित्रता स्थापित की और यानी शांति व्यवस्था बने रहे। इसके लिए अवंती के जो महाजनपद के राजा था, उस राजा का नाम था परघोत, उनसे मित्रता स्थापित किए। इसके अलावे सिंध गंधार के राजाओं के साथ अच्छा संबंध रहा। अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि अंगराज को किसने मिलाया मगध साम्राज्य में? अंगराज को किसने मिलाया मगध साम्राज्य में? तो बिंबिसार ने अंगराज को। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है साम्राज्यवादी नीति, यानी बिंबिसार जैसे ही अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाते हैं, यहीं से साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत हो जाती है। राज्य में कुशल प्रशासन चलाने के लिए बिंबिसार ने स्थायी सेना रखा था और इस प्रकार मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लेकिन इन्हीं का जो बड़ा पुत्र का नाम था अजातशत्रु ने इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, क्योंकि उसे जल्दी राजगद्दी प्राप्त हो जाए। क्योंकि राजगद्दी के लालच में जो इसका बड़ा पुत्र था, यानी बिंबिसार का जो बड़ा पुत्र था अजातशत्रु, वह चाह रहा था कि मुझे कब गद्दी मिले और पिता की कब मृत्यु हो। जब देखा कि पिताजी का मृत्यु नहीं हो रहा है, तब उन्हें पिता को यानी बिंबिसार को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, जहाँ पे बिंबिसार की मृत्यु हो जाती 492 ईसा पूर्व में। और उसके बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है मगध साम्राज्य का। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार द्वारा आरंभ किए राज्य विस्तार के कार्यों को आगे बढ़ाया और मगध के नए राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण कार्य आरंभ कराया। इसके पहले बिंबिसार मगध राज्य की राजधानी गिरिवर्ज को बनाया था, यानी कि सबसे पहले मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिवर्ज था बिंबिसार के समय। और जब अजातशत्रु बना तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र का निर्माण करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि पाटलिपुत्र उस समय कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कोई भवन कुछ भी नहीं था। तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र का निर्माण करवाना शुरू किया। हालांकि वह राजधानी पाटलिपुत्र को नहीं बनाया था, सिर्फ निर्माण करवा रहा था। गिरिवर्ज को बनाया। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु द्वारा पिता को बंदी बनाकर हत्या करवाने के कारण बिंबिसार की पत्नी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी शोक के कारण मर गई थी। हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार को जब हत्या कर दिया, तो उसकी जो माता थी कौशल देवी, जो प्रसेनजीत की बहन थी, और जब बिंबिसार जब विवाह किया था कौशल देवी से, प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से, तो उसे दहेज में काशी मिला था। जब बिंबिसार की हत्या कर दिया गया, तब उसकी जो पत्नी कौशल देवी थी वह संतुष्ट होकर मर जाती है, यानी कि शोक के कारण मर जाती है। तब कौशल जो नरेश प्रसेनजीत था वह संतुष्ट होकर बहन के विवाह में जो काशी राज दिया था उसे वापस ले लिया, यानी अजातशत्रु से काशी राज को ले लिया। लेकिन बाद में अजातशत्रु युद्ध के द्वारा राज को पुनः वापस करा लिया। लेकिन अजातशत्रु प्रसेनजीत पर आक्रमण करता है और बाद में पुनः वह काशी राज को वापस करा लेता है तथा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से भी विवाह कर लिया। यानी कि अजातशत्रु पिता को जो बिंबिसार को जो दहेज में मिला था काशी, और जब काशी, लेकिन बिंबिसार की पत्नी महाकौशल की मृत्यु हो जाती है शोक के कारण, तब प्रसेनजीत दहेज में जो दिया था काशी वह वापस ले लेता है। लेकिन जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है तो वह पुनः काशी को प्राप्त करता है युद्ध के द्वारा, और साथ साथ प्रसेनजीत की जो बेटी थी वजीरा से भी विवाह कर लेता है। इसके अलावा अजातशत्रु वजी संघ में फूट डलवाकर वजी संघ को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेता है। हम लोग यहाँ पे देखें कि बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया, यानी बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। उसी प्रकार अजातशत्रु ने वजी संघ जो गणतंत्र राज था, वजी संघ को जीतकर, यानी वजी संघ में फूट डलवाकर वजी संघ को जीतता है और मगध साम्राज्य में मिला लेता है। इस प्रकार मगध साम्राज्य आगे बढ़ता गया। लेकिन अजातशत्रु का जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम था उदयन, वो भी गद्दी का लालच था। उसने भी अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करवा करके गद्दी को
प्राप्त किया। यानी जिस प्रकार अजातशत्रु ने बिंबिसार को हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था, उसी प्रकार उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को हत्या करके गद्दी को प्राप्त कर लिया। उदयन जब गद्दी पर बैठा तो मगध साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। आप लोग को पता है कि पहला राजधानी था वह बिंबिसार ने राजगिरा को बनाया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र का निर्माण किया था, वहाँ पे वो राजधानी नहीं लेगा था, लेकिन जब उसके पुत्र उदयन जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपने राजधानी मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और ये भी साम्राज्य का विस्तार किया। आगे देखते शिशुनाग जो मगध राज्य में ही शासन कर रहे हैं। तो शिशुनाग जो हर्यक वंश के शासक के बाद शिशुनाग वंश का शासन मगध साम्राज्य पर हुआ, जिसमें शिशुनाग राजा भी महत्वाकांक्षी शासक था। वह अजातशत्रु के उत्तराधिकारी में मंत्री था और यह अपने शासन काल 430 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक अवंती वत्स कौशल राज्यों को जीतकर मगध में शामिल कर लिया और यह मगध का राजधानी वैशाली को बनाया। हम लोग देखते हैं कि शिशुनाग जो था वह शिशुनाग वंश का शासक था, ये भी महत्वाकांक्षी शासक था। जिस प्रकार बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया, अजातशत्रु ने वज्रसंघ को जीतकर मिलाया, उसी तरह शिशुनाग ने वत्स और कौशल अवंती वत्स और कौशल को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली को बनाया। देखिए यहाँ 3 राजधानी हो गया मगध साम्राज्य का। पहला जो बिंबिसार बनाया वह राजगिरा को बनाया, दूसरा देखते हैं उदयन जो राजधानी बना रहा है वह पाटलिपुत्र को बनाया, लेकिन जब फिर शिशुनाग वंश गद्दी पर बैठता है मगध साम्राज्य में तो वह राजधानी कहाँ ले जाता है, वैशाली को बनाता है। देखते हैं कि महापद्मनंद मगध राज वैशाली को बनाता है, सॉरी जरा छूट गया। उसके बाद फिर कालाशोक जब गद्दी पर बैठता है उसने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ले जाता है और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी है, पहला हो गया राजगिरा जो बिंबिसार ने बनाया था, दूसरा उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, तीसरा शिशुनाग वंश शिशुनाग जो वैशाली को राजधानी बनाया था और उसके बाद जो कालाशोक था उसने फिर से पुनः पाटलिपुत्र को बनाया और फिर बाद के लिए हमेशा के लिए मगध साम्राज्य की जो राजधानी था वह पाटलिपुत्र ही रहा। आगे देखते हैं कि जो महापद्मनंद है जो मगध राज्य में नंद वंश का प्रथम शासक था, यानी मगध राज्य में अब नंद वंश शासन कर रहा है, तो नंद वंश के जो प्रथम शासक था वह महापद्मनंद थे जो महत्वाकांक्षी शासक थे। इन्होंने महापद्म एकराट सर्वछत्रांक आदि उपाधियां धारण किया था। इन्होंने अपना उपाधि धारण किया था, महापद्म एकराट सर्वछत्रांक आदि उपाधि धारण किया था। अपने शक्ति एवं सैन्य बल के द्वारा विशाल मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। इस प्रकार देखते हैं कि शक्तिशाली राजाओं ने बारी बारी से शासन किया तथा विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। आगे जाकर धनानंद को मारकर आगे देखते हैं कि आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर जो नंद वंश का अंतिम शासक मौर्य वंश का स्थापना किया। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद को मार करके जो नंद वंश का अंतिम शासक था और उसके बाद मौर्य वंश का स्थापना की कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का और आगे क्या कारण है, तो बौद्ध एवं जैन धर्म का भूमिका। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बौद्ध एवं जैन धर्म का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। मगध में बौद्ध एवं जैन धर्म का केंद्र रहा था। मगध का सामाजिक वातावरण भी अन्य राज्यों से भिन्न था। हम देखते हैं कि मगध का जो सामाजिक वातावरण था अन्य क्षेत्रों से भिन्न था। यहाँ नारियों का राज था, यानी कि आर्य और एक अनार्य होता है, तो अनार्यों का राज था तथा समाज में ब्राह्मणों की प्रधानता थी तथा समाज में चौथे वर्ण शूद्र पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध था। यानी कि समाज में ब्राह्मण की प्रधानता थी और चौथे वर्ण जो शूद्र था उस पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध था, जिसके कारण बौद्ध एवं जैन धर्म के द्वारा मगध शासकों को समय समय पर मार्गदर्शक का काम करते रहे। इस प्रकार मगध साम्राज्य का विस्तार होता रहा। थैंक यू।